दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं हैं। जो कपड़ा वो पसंद करती है उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तो फिर उसके दिमाग में एक गलत विचार आता है। वो दोस्तों अच्छा कपड़ा वहाँ से उठाती है और उसके बाद चेंजिंग रूम में जाती है। वहाँ पर वो कपड़ा पहनती है, उसके ऊपर से अपना घर का कपड़ा पहन लेती है और चुपचाप मॉल से बाहर निकलने लगती है। लेकिन दोस्तों गेट पर जो गार्ड था उसके द्वारा वो पकड़ी जाती है। कई लोगों के सामने उसकी तलाशी ली जाती है, उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। वो खुद को बहुत अपमानित महसूस करती है। उसे मैनेजर के सामने ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो आज की कहानी बहुत ही शानदार कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। एक लड़की जिसका नाम रश्मि होता है, वो अपने चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा जो है परदेश कमाते थे, घर में उसकी दादी थी, चाची के 2 बच्चे थे। चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बात है 2021 की, जब उसके बुआ के लड़की की शादी थी और उस शादी में रश्मि को भी जाना था, लेकिन उसके पास कपड़े थे नहीं। अपने चाची से रिक्वेस्ट करती है। उसकी चाची कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी, अगर जाना है तो तुम्हारे जो पुराने कपड़े वो पहन कर चलो। लेकिन वो जिद करती है, अपने दादी से रिक्वेस्ट करती है। उसकी दादी उसे कुछ पैसे देती हैं, कहती हैं ठीक है जा कुछ कपड़े ले ले और तू भी चली जा। लेकिन दोस्तों अब 200-400 रुपये उसके पास रहते हैं। वो एक मॉल में जाती है। मॉल में जाने के बाद उसे कपड़े तो बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन बस वही था, उसके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं थे। 2-3 घंटा वो उधर उधर घूमती है और कहती है चलो ठीक है, अगर पैसे नहीं है, ले नहीं सकती तो कम से कम पहन कर देख तो सकती हूँ। वहाँ से उठाती है, चेंजिंग रूम में जाती है, बदल बदल कर कपड़े देखती है। उसे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन बस पैसे नहीं थे। फिलहाल वही उसके दिमाग में गलत विचार आता है कि वो एक कपड़ा जो कि मीडियम रेट का था, 700-800 रुपये का था, वो सोचती है कि चलो इसी को लेकर किसी तरीके से निकलती हूँ। चेंजिंग रूम में जाती है, उसे पहनती है, उसके ऊपर से अपने घर के कपड़े पहनती है, एक शॉल ओढ़ती है और फिर उसके बाद वहाँ से वो निकलने लगती है। इस तरीके से निकल रही थी कि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन गेट पर जो गार्ड था उसके पास जो मशीनें होती हैं चेकिंग की, कुछ उसमें लगा था सेंसर वगैरह, जिससे कि वो मशीन वहाँ पर ब्लिंक करने लगती है, संकेत देने लगती है। गार्ड कहता है कि तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है, तो फिर क्या छुपा रखी हो, हाथ में तो तुम्हारे थैला कुछ है नहीं। अब दोस्तों सब पका जाती है, कहती नहीं मैंने कुछ नहीं लिया है। लेकिन बस उसकी तलाशी ली जाती है, क्योंकि आए दिन लोग ऐसा करते रहते थे, तो गार्ड को भी पता था। तलाशी ली जाती है तो दोस्तों अंदर जो उसने कपड़ा पहन रखा था वो जो है पकड़ी जाती है। उसके बाद कई सारे लोग वहाँ पर खड़े थे, सबके सामने उसे अपमानित होना पड़ता है, उसकी बेइज्जती होती है। गार्ड उसे उल्टा सीधा बोलता है और उसके बाद फिर कहता अपने माँ बाप को बुलाओ। वो रिक्वेस्ट करती है, रोने लगती है, लेकिन फिर उसे ऊपर ले जाया जाता है कंट्रोल रूम में, जहाँ पर उस ब्रांच का मैनेजर होता है जिसका नाम सम्राट होता है। सम्राट के सामने जब रश्मि को ले जाया जाता है, सम्राट बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने जो है इस तरीके का काम किया, वैसे मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन अब सम्राट जो है दोस्तों मैनेजर था, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो कहता है कि अपने माँ बाप को बुलाओ, वरना जो तुम्हारे कपड़े हैं उसके 10 गुना ज़्यादा जुर्माना लगेंगे। अब दोस्तों ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही उसके अपने माँ बाप थे, क्योंकि उसके पिताजी गुजर चुके थे, उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, अपने चाची के पास रहती थी, चाची उसे पसंद नहीं करती थी। वो सारी परेशानी बताती है, कहती सर मुझ पर दया कीजिए, माफ़ कीजिए, अगर मेरी चाची को पता चल जाएगा तो मुझे जीने नहीं देंगी, मुझे मार डालेंगी, इसीलिए आप जो है मुझे छोड़ दीजिए, जो मेरे पास जो भी कुछ पैसे हैं उसको आप ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए। जो मैनेजर था वो कहता भाई ऐसे कैसे छोड़ दूं, और अपने घर वालों को बुलाओ, तमाम चीज़ें वो कहता है, लेकिन वो बस रिक्वेस्ट करती रही। फिलहाल वो उसे 1 घंटा वहाँ पर बिठाए रखा। उससे पूछा कि तुमने ऐसी चोरी क्यों की,
तो उसने कहा मेरी बुआ की लड़की की शादी है और वहाँ पर मुझे जाना था, तो इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, लेकिन सर मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और उसके बाद वो पूछता है कब है शादी, कहाँ जाना है, कहाँ तुम्हारा घर है। उसके बाद चाय वगैरह भी मंगा कर पिलाता है, क्योंकि रश्मि जो है वो बहुत डर चुकी थी। फिलहाल 1 घंटे तक जो है वहाँ बैठी रही। फिर सम्राट रश्मि की आंखों में देखता है, उसे दया आ जाता है, तो वो जो है रश्मि को छोड़ देता है, कहता है ठीक है जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसा काम मत करना। दोस्तों वहाँ से चली जाती है, राहत की सांस लेती है कि कम से कम उसके चाची को पता नहीं चला, वरना वो तो उसका जीना हराम कर देती। जब घर पे जाती है तो उसकी दादी बोलती है क्या हुआ, कपड़े लिया कि नहीं लिया। उसने बोला कि नहीं, पसंद ही नहीं आए। दोस्तों शादी में 3-4 दिन बाकी थे और जब वो पकड़ी जाती है, फिलहाल वो शादी में जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। उसकी चाची अपने 2 बच्चों के साथ लेकर उस शादी में चली जाती है। वो जा नहीं पाती, शादी से 1 दिन पहले ही चली जाती है। लेकिन शादी के दिन, जिस दिन शादी थी उस दिन रश्मि अपने घर में खाना बना रही थी, तभी एक लड़का बाइक से आता है, बाइक रोकता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। वो रश्मि को बुलाता है और कहता है ये लो। वो कहती है ये क्या है। कहता है आपने कहीं कपड़े देखे थे, पसंद किए थे, तो वहीं से ये कपड़े आए हैं। वो कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कहता है फिलहाल उन्होंने बोला है कि जाकर आपको देने के लिए, आपको कहीं शादी में जाना था, तो ये 200-400 रुपये भी देता है। कहता है कि ये किराए के लिए वहाँ से आए हैं और आपको बोला है कि उस शादी में आप चली जाना। तभी उसकी दादी आती हैं, दादी पूछताछ करती हैं। फिलहाल वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दादी जब पूछती हैं तो सारी बात बताती है, उस दिन मॉल में क्या क्या हुआ था। तो उसे डांटती हैं, 1-2 झापड़ भी मारती हैं कि इस तरीके से तुमने क्यों किया। लेकिन दोस्तों जब वो थैला देखते हैं तो उस थैले में 3 सेट कपड़े थे और वो भी कपड़ा था जो कपड़ा वहाँ पर वो पहनी थी और पकड़ी गई थी। उसके अलावा 2 अच्छे कपड़े थे जो कि शादी पार्टी के मतलब के थे। और उसके बाद फिर उसकी दादी कहती है ठीक है बेटा चली जा शादी में। वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर उसकी बुआ का घर था। तो फिर वहाँ से वो साधन वगैरह पकड़ती है और उसके बाद फिर शादी वाले दिन ही वो वहाँ से शादी में पहुँच जाती है। दोपहर के बाद पहुँचती है। जब उसकी बुआ देखती है बहुत खुश होती है, जिसकी शादी थी वो लड़की देखती है तो वो भी बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसकी चाची देखती हैं कि ये ऐसा कपड़ा पहन कर आई है, पूछती है कि ये कपड़े कहाँ से लिए, तो बताती है दादी ने पैसे दिए थे और उन्होंने दिलवाया है। अब वो जो है वहाँ पर बड़बड़ाने लगती है कि इस बुढ़िया के पास तो मेरे बच्चों के लिए 1 रुपये निकलता नहीं है, मर नहीं जाती है, पता नहीं कब मेरा घर खाली करेगी। यही सब बड़बड़ाने लगती है, लेकिन हर कोई उसकी आदत जानता था, तो फिर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल सारे रिश्तेदार आए थे, शादी का माहौल था। रश्मि जो है अब सबसे मिलने लगती है, दुल्हन भी बहुत खुश होती है, उसकी बुआ भी बहुत खुश होती है कि चलो ये आ गई और ये अच्छा काम करेगी और कम से कम दुल्हन के साथ रहेगी। फिलहाल दोस्तों शाम का वक्त हुआ, बारात आने वाली थी। दुल्हन पार्लर जाती है, उसके साथ रश्मि भी जाती है, वो भी तैयार होती है और उसके बाद वो कपड़े पहनती है जो कपड़े उसके लिए आए थे। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तो थी ही वो, कपड़े पहनने के बाद और भी खूबसूरत लगने लगती है। धीरे धीरे बारात आई और द्वार पूजा का समय हुआ। जब द्वार पूजा में उसके द्वार पर, घर पे ही शादी थी, शादी का सारा फंक्शन घर पे ही होना था, तो उसके द्वार पर जब बाराती लोग आए, द्वार पूजा चल रहा था, रश्मि और उसकी बहुत सारी सहेलियां या फिर जो औरतें थी वो छत पर से देखती हैं सारा माजरा सब कुछ। तो वहाँ पर रश्मि भी देखती है। दोस्तों उस शादी में वो देखती है, उस द्वार पूजा में सम्राट आया हुआ था, वही मॉल का मैनेजर, और वो भी शायद उसकी भी आंखें रश्मि को ही तलाश रही थी। जब वो देखता है छत पर तो रश्मि जब उसे दिखाई देती है, रश्मि उसे देखती है, देखते ही दोस्तों वो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि कपड़ा जो है इन्होंने ही शायद भेजा था। और सम्राट उसे देखता है तो फिर अब दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रश्मि जो है उसके आंसू रुकते ही नहीं है। सम्राट इशारे में कहता है कि चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो।
उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। आधे घंटे बाद द्वार पूजा खत्म हुआ, जयमाल का टाइम हुआ। जयमाल में जब ये गए तो दुल्हन के साथ साथ रश्मि थी और जो सम्राट था वो स्टेज के सामने ही सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो किसके तरफ से आया है, क्योंकि ना तो बारातियों से बात कर रहा था ना ही किसी घराती से बात कर रहा था। बार बार जो है बस रश्मि को देखे जा रहा था, रश्मि उसको देखे जा रही थी। और उसके बाद जब जयमाल में सारे लोग बिजी थे, लगभग सभी स्टेज के सामने थे, तो फिर वहाँ से वो 2 मिनट के लिए खिसकती है, सम्राट को इशारा करती है और फिर उसको एक साइड में मिलते उसका हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है। सम्राट उसे चुप कराता है, फिर वो उसे लेकर छत पर चली जाती है। छत पर दोस्तों शादी में चाहे कितना भी उजाला हो लेकिन छत पर अंधेरा ही रहता है, तो वहाँ पर वो जाती है। और भी कुछ लोग थे, लेकिन वहाँ पर जाती है, फिर उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ गरीब पर दया करी, आप दूल्हे के क्या लगते हैं। सम्राट कहता है कि मैं दूल्हे का कुछ नहीं लगता, मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं। फिर वो कहती है आप बारात कैसे आए हैं। वो बोला कि बारात के साथ में नहीं आया, लेकिन जब बारात आई तब मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि घर वाले समझे मैं बाराती हूँ और बारात वाले समझ रहे कि मैं घराती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मैं किसी के तरफ से नहीं आया। रश्मि कहती है फिर। वो कहता है कि मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर तो मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ, और सच बताऊँ तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब दोस्तों रश्मि जो है उसके और करीब हो जाती है, उसके सीने पर सर रखकर रोने लगती है। सम्राट उसे चुप कराता है, अपनी जेब से रुमाल निकालता है, उसके आंसू पोंछता है, कहता है मत रो, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो। वो कहती है ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर लोग मुझे ढूंढेंगे तो मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी चलिए। उसके बाद दोस्तों अब 1 मिनट के बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जयमाल खत्म हुआ, खाने की बारी आई। जब खाना खा रहे थे तो वो जो है लाकर सम्राट को खाना देती है, उसके साथ खाना खाती है। पूछती है सर आपने इतनी मेहरबानी क्यों की। तो सम्राट कहता है क्योंकि उस दिन जब तुम आई और फिर मैंने देखा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारा CCTV देखा, तुम 2-3 घंटे तक वहाँ पर रही, बहुत परेशान थी, और उसके बाद जब तुम मेरे सामने आई, ऊपर लाई गई, तो मैं समझ सकता हूँ। जब तुमने चाची वाली बात बताई तो मैं समझ गया, क्योंकि मेरी भी माँ नहीं है और चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन माँ वाला प्यार नहीं दे सकता। तो इसीलिए जो है मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा दिए और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आ गया, क्योंकि बगल में ही जो मैं रहता हूँ जहाँ पर ये शादी है। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन आप जो है विदाई तक रहना, कल सुबह तक रहना। वो कहता है कि फिर क्या मिलेगा उसमें। कहती है कि आप रहेंगे तो मैं आपको रात भर चाय कॉफ़ी बनाकर पिलाती रहूँगी। सम्राट कहता है लेकिन मैं ना तो घराती के तरफ से हूँ ना बाराती के तरफ से हूँ, वहाँ पर बैठूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा। सम्राट कहता है बस जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमसे मिल लिया, अब मुझे जो है वो जाना पड़ेगा, तो तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहती है सर मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं जो है मौका निकाल कर आपसे बात करूँगी। उसके बाद दोस्तों वो नंबर देता है और रात को ही वो चला जाता है। अगले दिन विदाई वगैरह हो गई दुल्हन की, तो फिर रश्मि किसी से फ़ोन मांगती है। फ़ोन मांग कर वो सम्राट को कॉल लगाती है। सम्राट फ़ोन उठाता है, कहता है कि मेरी याद आ रही थी क्या। रश्मि कहती है आपकी बहुत याद आ रही थी। सम्राट कहता है इतने सारे लोगों में भी तुमने मुझे याद कर लिया, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। वो कहती है कितने सारे लोग हैं लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप नहीं हैं, तो जैसे कोई नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब ये दोनों कुछ देर बातें करते रहे। कहती है ठीक है मैं घर जाके मौका निकाल कर बात करूंगी आपसे। वो घर जाती है, 2-3 दिनों के बाद घर जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सबसे पहले बवाल होता है। उसकी चाची जो है अपनी सास से लड़ाई करती हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुम पैसे चुरा चुरा के रखती हो, इस पर खर्च करती हो, इसको घुमाती हो, इसको सजाती हो, और मेरे बच्चों के हाथ पर तुम एक पैसा नहीं रखती। दोस्तों दादी जो थी वो भी कम नहीं थी। वो कहती हैं कि तेरे बाप ने पैसे दिया था क्या जो तू ऐसे बोल रही है। वो भी उससे लड़ाई करने लगती हैं। दोस्तों लड़ाई 1-2 दिन तक चलती रही। फिलहाल
शांत हो गया जब, तो फिर वो किसी से फ़ोन मांग कर और वो सम्राट को फ़ोन लगाती है। सम्राट फ़ोन उठाते ही कहता है, 5 दिन हो गए, आज तुम्हें मेरी याद आई, मैं हर पल तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। वो कहती है क्या करूँ, घर में ऐसे ऐसे हो रहा था। उसने अपनी चाची की सारी बात बताई कि ऐसे लड़ाइयाँ चल रही थी। वो कहता है मैं तुम्हें फ़ोन दे देता हूँ, तुम मुझसे बात किया करो, और तुमसे मेरा बात करने का बहुत मन करता है। रश्मि कहती है मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो वैसे भी चाची मुझे जो है बहाने ढूंढती रहती हैं किस तरीके से बदनाम करूं, तो मेरा जीना हराम कर देंगी, तो फ़ोन वोन रहने दीजिए, ऐसे जब भी मौका मिलेगा मैं बात कर लूँगी। लेकिन दोस्तों सम्राट जो था वो अब उसके लिए एकदम बेचैन था। वो कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम चली आओ मॉल पर मुझसे मिल लो। लेकिन दोस्तों रश्मि कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जैसा आप चाहते हो मैं आपके साथ वैसा नहीं कर सकती। सम्राट कहता है तुम गलत मत समझो, मैं कुछ गलत नहीं चाहता, मैं बस तुमसे प्यार करने लगा हूँ और बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। दोस्तों ये सुनकर रश्मि जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, माँ बाप नहीं है, मेरी बस एक दादी हैं जो मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया में क्या आप मुझे ही प्यार करते हैं? सम्राट कहता है हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। रश्मि कहती है कि शादी तो जहाँ मेरे घर वाले करेंगे मैं तो वहीं करूँगी, और शायद मेरी चाची ये कभी ना चाहे कि मेरी शादी आप जैसे अच्छे लड़के से हो, तो इसीलिए शायद इसकी भी उम्मीद नहीं है। सम्राट कहता है चाहे जो भी हो जाए, बस तुम हाँ करो, मैं जो है बाकी सब देख लूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से भगा लाऊंगा। रश्मि कहती है ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिलहाल दोस्तों अब सम्राट मानता नहीं है। एक दिन जैसे उसने कपड़े भिजवाया था वैसे मोबाइल भिजवा देता है, और फिर रश्मि जो भी दोस्तों वो भी उसको शायद उससे ज़्यादा चाहती थी। दोनों बात करने लगते हैं छुप छुप कर। रश्मि अपने दादी के पास सोती थी, दादी को सारी बात बता देती है। दादी कहती है कोई बात नहीं, समय आने पर मैं जो है तेरे रिश्ते की बात करूंगी, और उसके बाद पहले मैं उससे भी मिल लूँ, देख लूँ। दोस्तों मैनेजर था, MBA की पढ़ाई किया हुआ था, मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, उसके पास अच्छी डिग्री थी, सम्राट अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन बस यही था कि वो भी प्यार का भूखा था, सच्चे प्यार का भूखा था। शहर की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को शायद उसने देखा हुआ था, या फिर जो भी था उसके मन में, उसे जो है रश्मि ही पसंद आती है, सीधी सादी भोली भाली खूबसूरत थी, तो इसीलिए वो जो है रश्मि को ही पाना चाहता था, उससे ही शादी करना चाहता था। फिलहाल जब दोनों बातें करने लगे उसे फ़ोन मिल जाता है, तो एक दिन बस वही होता है कि चाची ने जो है उसके फ़ोन उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसके बच्चों ने बता दिया कि दीदी जो है किसी से बात करती है। अब दोस्तों जब वो पकड़ती है तो बस उसे मौका चाहिए था, पूरे गांव में शोर मचाती है, बवाल करती है, हंगामा होता है, इतना वो प्रताड़ित कर देती है रश्मि को कि रश्मि अब जीना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपनी जान दे दूं। फिलहाल उसका फ़ोन जो है वो जब्त कर लेती है। वो किसी और के फ़ोन से फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकती, मैं क्या करूं, चाची मुझे जीने नहीं दे रही हैं, तो मैं कुछ कर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों उसके बाद अब जो सम्राट था वो समझ जाता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो उसी दिन अपनी गाड़ी लेकर, उसके पास कार थी, वो उस गाड़ी से उसके घर पे आता है, और जब वो आता है तो बस सारे लोग घेर लेते हैं। हर किसी को पता चलता है कि ये वही लड़का है जिससे रश्मि बात करती है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, एक मैनेजर इतना अच्छा लड़का रश्मि से कैसे बात कर रहा है। अब जो है फिर अब माहौल बनता है गांव में, प्रधान को बुलाया जाता है। जो सम्राट था वो कहता मैं शादी करूंगा। प्रधान जी उससे पूछते हैं कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ पूछने के बाद वो कहते हैं ठीक है, ये तो उस रश्मि के सौभाग्य की बात है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बेटा कोई बात नहीं, अब मैं जानता हूँ इसके घर की स्थिति, तो जो भी कुछ करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा, और मैं जो है तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक काम करो आज ही शादी कर लो। दोस्तों उसके बाद
वो तैयार हो जाता है, रश्मि भी तैयार हो जाती है, उसकी दादी सपोर्ट करती है, कहती है हाँ ठीक है। फिर गांव के बाहर एक मंदिर था और मंदिर में जाते हैं। वहां पर कई लोगों के सामने जो सम्राट था वो रश्मि से शादी करता है, उसकी मांग भरता है और फिर उसके बाद उसे लेकर वो अपने घर पर चला आता है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका ट्रांसफ़र होता है, दिल्ली में होता है। आजकल वो दिल्ली के एक मॉल का मैनेजर है और दोस्तों दोनों बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी हाल ही में दोनों को एक बेबी भी हुआ है, दोनों बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।